नमस्कार, मैं हूं एहसन पटेल कृषि फाई नेटवर्क से। और आज हमारे साथ हैं बात करने के लिए आकाश चौरसिया, जिन्होंने पूरी टेक्निकल तरीके से कृषि कर रहे हैं और वह भी जैविक खेती कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे इनकी क्या उपलब्धियां हैं और इन्होंने ये कहां से सीखा है। और आज हमने यहाँ भी आके देखा है कि जो काफ़ी दूर से इनके यहाँ किसान कुछ सीखने के लिए आ रहे हैं। भाई साहब, हमारे कृषि फाई नेटवर्क में आपका स्वागत। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस नेटवर्क के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज हमारी बात अन्य किसानों के बीच में साझा करने का ये सुनहरा आपने मौका दिया। तो मेरा नाम आकाश चौरसिया है और मैं सागर ज़िले का निवासी हूँ और पिछले लगभग 15 सालों से मैं खेती के काम को कर रहा हूँ। जब से मैंने अपना हायर सेकेंडरी का एजुकेशन पास किया उसके बाद से ही हमने अपने खेती की करियर की शुरुआत की। और बेसिकली खेती में आने का जो पर्पस था वो ये नहीं था कि मुझे शौक़ पूरा करना है खेती करके, या मुझे इसमें पैसे बनाने हैं, या मुझे इसमें नाम बनाना है। मेरा मकसद था, मैं पढ़ाई कर रहा था MBBS की, मुझे डॉक्टर बनना था। बचपन से ही शौक़ था मेरा कि मैं डॉक्टर बनूं। तो मैं MBBS के लिए PMT की तैयारी कर रहा था और करते करते अचानक मन में थॉट आया कि मैं डॉक्टर बन के लोगों की बीमारी को ठीक करूंगा, लेकिन बीमारी के कारण को तो ठीक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर कारण ठीक नहीं होगा तो हमसे पहले बहुत सारे डॉक्टर बने, हमारे साथ बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे और हमारे बाद भी बहुत सारे डॉक्टर बनेंगे। लेकिन इतने सारे डॉक्टर बनने के बाद भी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही है और बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो एक तरफ बीमारी बढ़ रही है, दूसरी तरफ डॉक्टर बढ़ रहे हैं, तीसरी तरफ हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, तो हर चीज़ बढ़ती चली जा रही है। तो इसका मुख्य कारण क्या है? तो बचपन में कई हमारे ऐसे जीवन में अनुभव हुए, हम सभी के बीच में होते हैं। हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीज़ें खान पान से जुड़ी हुई हैं। इसका मतलब ये है कि गाड़ी में अगर हम अच्छा तेल डालते हैं तो हमारी गाड़ी अच्छा माइलेज देती है। ये भी हमारी एक गाड़ी है, अगर हम इसमें अच्छा फ्यूल डालेंगे, अच्छा खान पान डालेंगे तो ये भी लंबे समय तक माइलेज देगी और हमारे पार्ट्स ख़राब नहीं होंगे। तो बस यही थॉट ने, यही विचार ने जो है ना खेती की तरफ आने पे हमें मजबूर किया। और मुझे लगा कि मैं पढ़ के डॉक्टर बन जाऊंगा तो शायद मैं बीमारी को ठीक कर पाऊँ, लेकिन अगर मैं अच्छा अन्न खिला के लोगों को बीमार होने से रोकूं तो शायद ये बीमारी के इलाज से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो इस थॉट ने मुझे खेती करने के लिए बाध्य किया और 2009-10 के आसपास मैंने खेती करने का शुरू किया। तो हमारे पास पैतृक ज़मीन थी नहीं, बहुत थोड़ी ज़मीन थी हमारे पिताजी के पास। पिताजी के पास 1 एकड़ ज़मीन थी, उनके 10 बंटवारे थे, तो एक के पास 10 डिसमिल के आसपास का भूमि का हिस्सा था। तो बहुत थोड़े टुकड़े में पान की खेती हमारे यहाँ पैतृक होती थी, तो उतनी ज़मीन में वो ऑलरेडी खेती हो रही थी। तो हमारे काम के लिए तो हमें खेती नहीं थी, तो हमने किराए की 10 डिसमिल ज़मीन लेके इस काम की शुरुआत की। और वहाँ से हमने पहले नंबर टमाटर की फसल लगा के हमने अपने काम को शुरू किया। तो थोड़ा अनुभव उसमें लिया। बुंदेलखंड में एक, दोबारा से मैं बोलता हूँ, एक और कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो कोई भी चीज़ हमें दूर से अच्छी दिखती है। खेती भी हमें लगा कि ऐसे ही हो जाएगा, तो मुझे सरल लगा, तो मैंने शुरुआत करी। और जब हम खेती में आए तो बहुत सारे उसके कॉम्प्लिकेशंस पता चले, कहीं पानी की दिक्कत, तो कहीं खाद की, तो कहीं बीमारी थी, तो बीज की, तो क्लाइमेट चेंज की, बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन मन में एक तूफान था कि लोगों को अच्छी सेहत देनी है, लोगों को अच्छा अन्न खिलाना है। तो इसी मकसद से लेकर जो है हम संघर्ष किए और टमाटर में हमने 7-8 महीने के बाद में सफलता हासिल किया। और पहली वो सफलता थी जिसने एक पौधे से 32 किलो हमने टमाटर लिए और लगभग 14 से 15 फीट तक हम पौधे की हाइट ले गए। और इस टमाटर की खेती को देखने के लिए फिर शहर के बहुत सारे लोग आए। उन्होंने देखा कि ये तो हमने कभी नहीं देखा, टमाटर का पौधा होता था, इतना तो ये पेड़ हो गया यहाँ पे। फिर बहुत सारे लोगों को पता चला। जब बहुत सारे लोगों को पता चला तो मुझे बहुत सारे लोग अप्रोच करने लगे, लोग आने लगे, देखने लगे, समझने लगे। तो मेरे मन में फिर दोबारा एक आइडिया आया कि जो काम मैंने किया है, मैंने तो 10 डिसमिल में किया है, पर मेरे पास वो ज़मीन नहीं है। अब ज़मीन नहीं है तो ये काम जो है ना, क्यों ना लोग हमारी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम क्यों ना और लोगों को समझाएं, अपने से ताकत लगाएं समझाने में। तो ज़्यादा लोग सुनेंगे, समझेंगे और ज़्यादा लोग करेंगे। इन सब के पास तो कोई के पास 100 एकड़ है, कोई के पास 50 एकड़ है, कोई के पास 10 एकड़ है। तो हमारे पास ज़मीन नहीं है लेकिन इनके पास है, इनको आइडिया देते हैं, ये 100 एकड़ में करेंगे, ये 50 एकड़ में करेंगे। तो इससे जो अनाज निकलेगा वो भी तो कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों के पेट में ही जाएगा। तो ऐसी भावना से मैंने सोचा कि मैं लोगों को बताना चालू करूँ। तो ऐसे करके 27 और 28 तारीख मैंने निश्चित किया
2 दिन का मैंने निःशुल्क प्रशिक्षण देने का एक संकल्प लिया। तो तब से लेकर लगातार अभी तक मैं हर महीने 27-28 तारीख को एक कार्यशाला आयोजित करता हूँ। इस बार थोड़ा दीपावली पड़ गई 27 तारीख के उसमें, तो ये 2 दिन आगे खिसक गया, 29-30 तारीख को हो गया। नहीं तो ये महीने में 2 दिन की कार्यशाला हर महीने होती है और बीच बीच में और भी हम प्रोग्राम करते हैं। तो पूरी तरह से हम निःशुल्क रूप से 7 साल तक अपने जेब से लोगों को भोजन और आवास की व्यवस्थाएं देकर हमने 32,000 लोगों को ट्रेनिंग दी, अवेयरनेस किया टमाटर की खेती को लेकर या जो भी हम फसलें उगा रहे थे उस समय पे वो खेती को लेकर। लेकिन एक बात और है हमारे हिंदुस्तान में जो हम सभी के बीच में बहुत अच्छे से इनको हम समझते हैं कि जब भी हम कोई चीज़ किसी को बताने जाते हैं तो आसानी से लोग उस बात को स्वीकार नहीं करते। तो गांव में जब हम खेती को समझाने के लिए लोगों को जाते थे तो लोगों को ये लगता था कि ये तो अभी बच्चा है, इसने अभी क्या देखा है, हम तो 50-60 साल से खेती कर रहे हैं, कभी इसमें ऐसा नहीं हुआ, यानी कि भरोसा नहीं होता था। तो एक टेक्निकल पॉइंट ये है कि अगर लोगों को आप अपनी बात समझाते हैं और आप थोड़ा ज़बरदस्ती करते हैं तो लोग जो है ना आपसे पल्ला झाड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ समस्या बता के आपका मुंह बंद कराना चाहते हैं। ये हिंदुस्तान में आदत है, अगर हमें किसी की बात नहीं माननी है तो हम 10 ठो बहाने उसको पकड़ाएंगे ताकि ये कैसे भी करके अपनी बात बंद कर दे। तो ऐसे हमें लोगों ने बहाने दिए, बहुत सारे लोगों ने हमको कहा कि भाई साहब आपके यहाँ तो पानी का लेवल अच्छा है, हमारे इधर तो जनवरी में ही पानी खत्म हो जाता, हम कैसे करेंगे ये, मतलब समस्या बता दो तो हम बताना बंद कर देंगे। फिर लोगों ने कहा आपने तो थोड़ा सा ज़मीन था तो आपने कर लिया, हमारे यहाँ तो इतना बड़ा ज़मीन है, लेबर मिलती नहीं है, घास बहुत होती है, हम कहाँ निदाई गुड़ाई करते रहेंगे, इसलिए हम तो ट्रैक्टर से और हार्वेस्टर से काम करते हैं। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा कि यार हमारे यहाँ कीड़े बहुत लगते हैं। बहुत सारे लोगों ने कहा हम उगा तो लेंगे पर ये बिकेगा कहाँ, तुम्हारा तो शहर पास में है, शहर से लगा हुआ है, तुम्हें 10 लोग जानने लगे तो तुम्हारा तो टमाटर निकल जाएगा पर हमारा कौन खरीदेगा। तो इस तरह से तमाम सवाल लोगों ने हमको दिए। कई जगह ज़मीन का भी लोगों ने बताया, ज़मीन अच्छा नहीं है, पानी अच्छा नहीं है, खाद नहीं मिलता, दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, या फिर महंगी है, खेती महंगी है, फिर बाज़ार में दाम नहीं मिलते हैं, क्लाइमेट चेंज का बुरा असर पड़ता है, मौसम की मार खेती पे पड़ती है। ऐसे करके बहुत सारी समस्याएं इकट्ठा मैंने कर लिया लोगों का सुन के। अच्छा, लोगों ने हमें पल्ला झाड़ने के लिए समस्या बताया, लेकिन लोगों की समस्या को हमने चैलेंज के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि मुझे पता था कि हिंदुस्तान में जब तक हम पूरा समाधान लेके लोगों के बीच में नहीं जाएंगे तो लोग हमें वापस बिठा देंगे। तो हमने इस पे अध्ययन करना चालू किया और एक बड़ी समस्या हमारे पास खुद की थी कि ज़मीन नहीं थी हमारे पास। तो कम ज़मीन में कैसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके और खेती में जो समस्याएं हैं किसानों के बीच में, हमारे बीच में, उनका समाधान मिल सके, इस पे लगातार हमने मंथन किया। और 3-4 साल मंथन करने के बाद मुझे एक दिमाग में आइडिया आया। हमारे यहाँ पान की खेती ऑलरेडी पैतृक हमारे दादाजी से होती आ रही, अभी भी होती है। तो उसमें वो एक मचान बनाया करते हैं और वो काफ़ी एक ऐसी क्योरिंग फसल है, बहुत ही नाजुक फसल है जिसको बहुत ज़्यादा ढकना पड़ता है, क्योर करना पड़ता है, धूप सहन नहीं कर हाँ, ना धूप ना हवा ना ठंडी और ज़्यादा बारिश भी उसको सहन नहीं होती है। तो एक बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट बनाते हैं उसके लिए। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया कि क्यों ना इस स्ट्रक्चर को एक ऐसा डिजाइनिंग दिया जाए जिसमें हम ऊपर से 50% धूप को फिल्टर करके नीचे आने दें और नीचे ऐसी फसल लगाएं जिनको 50% धूप की आवश्यकता हो और ऊपर ऐसी फसलें लगाएं जिनको पूरी धूप की आवश्यकता हो। तो ये आइडिया आया और मैंने पहला एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट में पहले हमने नीचे अदरक लगाया और ऊपर जो है ना स्ट्रक्चर पर हमने करेले की फसल लगाई। तो करेला ने क्या किया कि नीचे की अदरक की फसल को बहुत अच्छा प्रोटेक्शन दिया और उस प्रोटेक्शन के चलते जो है ना अदरक की भी फसल बहुत अच्छी आई और करेले की भी बहुत अच्छी आई। तो हमें लगा कि इसमें और भी गुंजाइश है और हमने देखा इस दौरान कि पानी का भी मात्रा हमें थोड़ा कम लगा। जैसे हम सिंगल अगर टमाटर या बैगन, भिंडी या करेले या अदरक की फसल लगाते हैं तो खुले वातावरण में कोई भी आप फसल लगाओगे, हवा और धूप पड़ेगी, पानी का इवापोरेशन होगा। और जब मचान पे एक फसल रहेगी और नीचे एक फसल रहेगी तो मचान धूप नहीं आने देगी, हवा नहीं आने देगी, तो पानी का इवापोरेशन काफ़ी हद तक रुक जाएगा और उससे हमें पानी कम लगेगा। तो ये हमने महसूस किया कि पानी हमें इसमें कम लग रहा। फिर हमने देखा कि इसमें जब हम ऊपर मचान पे क्रॉप लगा देते हैं तो नीचे शेडो हो जाता है, शेडो के चलते खरपतवार भी बहुत कम उग रहे हैं।
तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हमारे दिमाग में क्लिक हुई, तो मुझे इसमें आगे बढ़ने की और हिम्मत मिली। तो फिर हमने दूसरी बार फिर 3 क्रॉप का सेटिंग किया। ज़मीन के अंदर अदरक लगाया, उसके ऊपर पत्ती वाली सब्जी को बोया और उसके ऊपर मचान पर एक फसल लगाया। फिर उसके बाद फिर 4 फसल पे एक्सपेरिमेंट किया, फिर 5 पे किया। ऐसे फाइनली 2014 में हमने 4 लेयर का ये मॉडल तैयार किया, जिसको हमने नाम दिया मल्टी लेयर फार्मिंग। इसमें हम एक साथ एक ही ज़मीन के अंदर एक एक परत पर अलग अलग फसलों को लगाते हैं। तो उसमें बेसिकली पहले तो ये ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर ज़मीन के अंदर एक कंद वाली फसल को, अदरक हुआ, हल्दी हुआ या इस तरह की कोई भी कांदा वाली फसल ज़मीन के नीचे लगा दिया, और उसके सरफेस पर जिस पर घास उगती है उस सरफेस पर हम कोई भी पत्ती वाली सब्जी जैसे मेथी हुआ, पालक हुआ, धनिया हुआ, चौलाई हुआ, इस तरह की पत्ती वाली भाजियाँ बो देते हैं। फिर जो ये मचान बनाते हैं, तो ये मचान पर हम क्या करते हैं कि जो बांस खड़ा किया, बैम्बू खड़ा किया, उस पर कोई लता वाली सब्जी लगा देते हैं, जैसे लौकी हुआ, है ना, करेला हुआ, कुंदरू हुआ, पड़ोरा परवल हुआ, इस तरह की चीज़ें। और फिर मचान के ऊपर जो स्पेस रहता उसमें हम कोई फल वाली सब्जी, फल लगाते हैं, जैसे पपीता हो गया, सहजन हो गया। जैसे सहजन या मचान से ऊपर निकल के फल जैसे है मचान पे क्या फिर ऊपर मिट्टी का लेयर भी देती है? नहीं, लेयर नहीं, फसल नीचे रहेगी और वो मचान के ऊपर फलेगी। उनकी जड़ें सबकी मिट्टी के अंदर रहेंगी, और मिट्टी के अंदर जड़ें भी अलग अलग परत पर होती हैं। हर एक फसल का एक सिस्टम होता है। जैसे पत्ती वाली जो सब्जियां होती हैं वो लगभग इतने से ज़्यादा नहीं होती, जैसे पालक, धनिया है, इतने से ज़्यादा नहीं हाइट लेती हैं, और उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर 1 उंगली के बराबर होती हैं, इससे ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं। तो उससे नीचे गहरी मिट्टी तो है आपके खेत में और वो खाली पड़ी हुई है। तो हमने क्या किया, उसी जगह पर हमने अदरक लगा दिया, तो वो 2 इंच के नीचे लगा, उसकी जड़ें अब और नीचे जा रही हैं। फिर हमने उसी जगह पर लौकी लगा दी, तो उसकी जड़ें और नीचे जा रही हैं। फिर उसी जगह पे हमने पपीता लगा दिया, तो उसकी जड़ें यूं लंबी जा रही हैं। तो जो सबसे नीचे खाद पानी पड़ा है वो पपीते को मिल गया, जो उसके और ऊपर पड़ा है वो लौकी गिलकी को मिल गया, जो और ऊपर पड़ा है वो अदरक हल्दी को मिल गया, और जो जमीन के सरफेस पे पड़ा है वो पत्ती वाली सब्जी को मिल गया। तो हर एक स्पेस पे पड़े खाद पानी का उपयोग हो गया, और अलग अलग परत पर इन फसलों की जड़ों का समायोजन होता है। तो सबकी जड़ें एक साथ एक जगह पे नहीं होती हैं, तो सबको अलग अलग खाद पानी अपना मिलता रहता है। और दूसरा, सबको ही अपने अपने स्तर पर फलता है। जैसे पत्ती वाली सब्जी जमीन के सरफेस पे फलती है, फिर ये कंद वाली थोड़े और ऊपर फलती है, फिर लता वाली ये मचान पे फलती है। जैसे ये तो प्रत्यक्ष में भी दिख रही है कि जी धनिया भी आप इसमें उगा रहे हैं और हल्दी भी उगा रहे हैं। धनिया एक्चुअली लगा था, पर धनिया पूरा इसमें खत्म हो चुका। क्या होता है, जैसे हमने हल्दी लगाया, अभी हल्दी को 2 महीने लगते हैं पूरा ऊपर आने में, तब तक हमने इस पे धनिया बो दी। धनिया हम निकालते रहे, कुछ कुछ पौधे छूटे हैं तो वो अभी दिख रहे हैं आपको, तो इस पे हमने धनिया पूरी निकाल ली, और धनिया जैसे ही हम निकाल के फ्री हुए तब तक इसके पूरे पत्ते ऊपर आ गए। तो अब ये धनिया की जगह इसने कवर कर ली। अभी जो बीच बीच में रह गए थे तो वो ये आपको दिख रहे हैं। तो इस पे धनिया की पत्ती हमने अभी ली, जो लगभग 150 से लेके 250 रुपए किलो तक अभी हमने ये साल बाजार में बेचा, क्योंकि ये साल बारिश बहुत हुआ और लोगों का धनिया सारा गल गया। पर हमारी मिट्टी पूरी तरह से जैविक है, और हम पूर्णतः जैविक तरीके से करते हैं, तो मिट्टी के अंदर जो स्ट्रेंथ रहती है उसमें सड़न गलन की समस्या ऐसे जनरली नॉर्मल नहीं होती। तो हमारी धनिया 250 रुपए किलो तक मंडी होलसेल में आप जैविक खेती तो कर रहे हैं जी। अब जैसे अगर कोई इसमें कीट का प्रकोप आता है जी, तो क्या दवाइयाँ आप रासायनिक का उपयोग करते हैं या जैविक भी? नहीं, उसमें हम जैविक तरीके से ही उसका नियंत्रण करते हैं। देखो, कुदरती खेती को जब हम समझने जाते हैं, प्रकृति की व्यवस्था को समझने जाते हैं, तो ऊपर वाले ने हर चीज को नियंत्रण करने के लिए एक व्यवस्था बनाई है। जैसे आप देखते हैं, चींटियों की संख्या धरती पे इतनी बढ़ जाएगी तो सब जगह चींटियां हो जाएंगी, सांपों की संख्या धरती पे बढ़ जाएगी तो इतने सारे सांप हो जाएंगे, मेंढक बढ़ जाएंगे तो इतने सारे। तो हर चीज को कंट्रोल करने के लिए ऊपर वाले ने एक इकोलॉजिकल सिस्टम बनाया, जीवम जीवम भक्षिती का कॉन्सेप्ट तैयार किया, जिसमें एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करेगा। अब होता क्या है, जो फसलों में कीड़े लगते हैं, अगर इन फसलों में कीड़े लगते हैं तो इनको भक्षने के लिए ऊपर वाले ने कोई और कीड़े को बनाया जो इसका भोजन है। अब हो क्या रहा है, वो कीड़े हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम में है नहीं। जैसे मांसाहारी चिड़िया, अब हमारे पास पेड़ ही नहीं बचे, लोगों ने मैदान कर दिए खेत, तो चिड़िया अपना घोंसला नहीं बनाती है, तो वो मांसाहारी चिड़िया जब नहीं रहेगी तो इल्लियाँ कौन खाएगा, तो इल्लियाँ के लिए हमें दवाइयाँ डालना पड़ती हैं। हमने इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार किया। हम यहाँ पर क्या करते हैं, आप देख रहे होंगे हमारे खेत के चारों तरफ हमने जो है ना प्लांटेशन कर रखा है, बांस का है, नीम का है, आम का है। तो इससे क्या होता है, एक इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार होता है। इस इकोलॉजिकल सिस्टम से हर तरह का कीड़ा हमारे खेत पे होता है, जैसे मधुमक्खी से लेकर, तितलियों से लेकर, भौरे से लेकर, और तुम्हारे
हर तरह की बर्ड्स, चिड़िया से लेकर, तो ये क्या करते हैं कि पूरी तरह से हर फसलों में लगने वाले कीड़ों को चुन चुन के खा जाते हैं। तो हमारा जो है ना प्राकृतिक तरीके से कीड़ों का नियंत्रण होता है। और इसी की वजह से तो आपकी हल्दी के पत्ते भी कहीं हमारी छेद भी नहीं कोई दिख रहा है दिक्कत इसमें। नहीं है। आप देखिए पूरा हेल्दी है। इवन कोई भी आप क्रॉप देखेंगे, ये सहजन का है, एक पत्ते को तकलीफ नहीं है। गिलकी लगी, उधर पे सेम लगी है, उधर पे ककड़ियाँ अभी खत्म हो गया है। सारा क्रॉप हम स्प्रे मतलब नीम तेल का भी नहीं करते हैं, ऐसा इकोलॉजिकल सिस्टम तैयार है। सो कुल मिला के आप नेचुरली तरीके से कंट्रोल करते हैं। और अगर इनकेस ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी में, तो नीम का तेल है, करंज का तेल है, 7 पत्तियों का काढ़ा है, जैसे हम धतूरे की पत्तियां, नीम की पत्तियां को गौमूत्र में सड़ा के और मठा 60 दिन पुराना मिला के और उससे स्प्रे करते हैं, तो कीड़े कंट्रोल होते हैं उससे भी। तो ये थे आकाश चौरसिया और इन्होंने अपनी उपलब्धियां बताई। नमस्कार।